सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी और फाइनली अपन पहुंच चुके हैं अपने वीडियो लेक्चर सीरीज के लास्ट लेक्चर पे ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इस वीडियो में अपन बेसिकली आज जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जितने भी कंसेप्ट अपन ने सीखे हैं क्या अपन से क्वेश्चंस उसको यूज करके क्वेश्चंस अपन से हो पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, अपन काफी सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे और पहले कोशिश करना कि वो तुम खुद करो क्वेश्चंस ताकि तुम्हें भी समझ पाए, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ पाए कि हाँ भैया मुझसे मेंस वाले क्वेश्चंस तो बन रहे हैं सारे। ठीक है, अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे और वीडियो के एंड में मैं तुम लोग को ये भी बताऊंगा कि अपन नेक्स्ट चैप्टर कौन सा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर होने वाला है और मुझे मजा है काफी ये लेक्चर्स मतलब डिटर्मिनेंट्स के बनाने में। और आगे तुम लोग नीचे कमेंट भी कर देना वीडियो के एंड में कि कौन सा तुम्हें अगला लेक्चर चाहिए। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो शुरू करते हैं अपन अपने जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो यार ये जो सामने सवाल है तुम्हारे ये आया हुआ है जेई 2017 में। ठीक है, देखते हैं क्या रहता है। दिखने में काफी आसान लग रहा है बट इसमें अपन को एक चीज सीखने वाली है जो कि अपन देखेंगे। क्या दिया हुआ है, इफ s is a set of distinct values of b for which the following system of linear equations this has no solution then s is। देखो सबसे पहली बात तो अपन यहाँ पे नो सोल्यूशन आने वाला है तो मतलब डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा फिर तो वो यूनिक सोल्यूशन दे देगा। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आई? डिटरमिनेंट को जीरो करने पे क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से वन वन और वन वन ए वन और यहाँ से पास आने वाला है ए बी वन। क्या अपन इसको जीरो प्रूफ करके देखें क्या एक बार? चलो देखते हैं यहाँ से क्या आता है रिजल्ट। मेरे पास वन को रखेंगे और ये मेरे पास आ जाएगा ए माइनस बी, माइनस वन रखेंगे और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वन माइनस ए, सिमिलरली प्लस वन रखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा b माइनस ए स्क्वायर, है ना, शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओपन करते हैं a माइनस बी माइनस वन प्लस ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। और सीधी सी बात है कि यार यहाँ से माइनस बी से माइनस बी कट ही गया, क्या मैं इस माइनस ए स्क्वायर को उस तरफ ले जा सकता हूँ? तो वो मेरे पास बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस ए मेरे पास बन जाएगा माइनस टू ए। क्यों? मैं इसको आर एच एस में ले जा चुका हूँ और ये माइनस वन बन जाएगा मेरे पास प्लस वन शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है भैया, ये कुछ दिख रहा है? क्या होने वाला है ये होने वाला है a माइनस वन का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। तो a इज इक्वल टू वन अपन के पास आने वाली है। और तुम यहाँ से ये देखो, जब तुम a इज इक्वल टू वन पे इस पे पुट करोगे वैल्यू तो तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ से? तुम पहली और दूसरी इक्वेशंस पे ध्यान दो, बस पहली और दूसरी इक्वेशंस पे ध्यान दो। क्या आने वाला है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन और वापस से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन और दूसरी इक्वेशन क्या आने वाली है, x प्लस बी वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन। क्या पहली और दूसरी इक्वेशन सेम नहीं है? बट अपन ने तो सीखा है कि यार अगर मुझे तीन वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मुझे तीन इक्वेशन चाहिए पड़ती हैं, बट यहाँ पे तो केवल दो ही इक्वेशन हैं। क्यों? ये दोनों तो सेम हो गई ना, तो मतलब कोई एक ये पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन, मतलब सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता है। सोल्यूशन ही निकल सकता, लेकिन इन्होंने भी तो यही बोला है नो सोल्यूशन। बट और ये नो सोल्यूशन वाली कंडीशन कौन दे रहा है? फॉर ए इज इक्वल टू वन। क्या ए की कोई भी और वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, नहीं हो रही ना, तो बस एस क्या आने वाला है, एस इज अ सिंगलटन सेट। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? सीखने का यहाँ पे ये था कि अपन की ये जो दो इक्वेशंस हैं ये दोनों इक्वेशंस एक ही बन गई, तो मतलब इन्होंने जो बोला था नो सोल्यूशन वो पॉसिबल ही नहीं था। मतलब इन्होंने जो नो सोल्यूशन बोला था वो ये अपन की आ रही है कि भैया पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या आने वाला है। ये तो यार बहुत ही आसान बच्चों का, क्या दे रखा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर। ये देखो जेई 2016 में पूछ रखा है। पहली बात ये अपन की क्या है, ये मेरे पास आने वाली है होमोजीनियस इक्वेशन और मुझे पता है अगर होमोजीनियस इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो मुझे डेल्टा इज इक्वल टू जीरो करना पड़ता है। तो क्या मैं डेल्टा इज इक्वल टू जीरो कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ये आ जाएगा वन लैम्डा माइनस वन, ये आ जाएगा लैम्डा माइनस वन और ये आ जाएगा वन वन माइनस लैम्डा। क्या तुम अब इसको ओपन करके लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते? मतलब ये तो बच्चों की बात होगी ना, बस यहाँ से मुझे तुम्हें कंसेप्ट सिखाने कि अच्छा भाई जेई में भी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अपन के। और तुम यहाँ से ये देख रहे हो कि अपन के लीनियर इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन थोड़े आ रहे हैं। मैंने भी तो तुमसे ये बोलता ना लीनियर इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन आते ही रहेंगे अपन के, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या ये वाली बात समझ में आई? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे ऊपर। क्या इन्होंने बोल रखा है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द लीनियर इक्वेशंस दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, इसमें तो बच्चे भैया एकदम जोश जोश में कभी कभार देखेंगे ही नहीं कि यार यहाँ से जो ये है ये कांस्टेंट नहीं है, ये अपन के पास लैम्डा के साथ कनेक्टेड है x1, मतलब यहाँ से वेरिएबल कनेक्टेड है। तो जब तुम डिटर्मिनेंट लिखोगे असलियत में लोगों को लगेगा कि यार यहाँ से ये नॉन होमोजीनियस है ना, उनको दिखेगा यहाँ से। बट ध्यान से देखो ना यार, यहाँ से यहाँ पे कांस्टेंट का है कोई भी,
नॉन होमोजीनियस नहीं है ना, नॉन होमोजीनियस नहीं है यहाँ से। क्यों? क्योंकि अपन को ये जितने भी राइट वाले टर्म्स है इसको अपन को एलएचएस में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से बन क्या जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ x1 है ना, माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, 2x1 माइनस x2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस लैम्डा प्लस 2x3 शुड बी इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस लैम्डा x3 शुड बी इक्वल टू 0। अब क्या तुम्हें यहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार यहाँ से ये मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशन है? क्या ये वाली बात समझ में आ गई? अब होमोजीनियस इक्वेशन के लिए अगर मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करना है तो क्या बड़ी बात हो गई, वापस से पुट कर दो, लैम्डा शुड डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1, सिमिलरली माइनस 2 और ये माइनस टाइम्स ऑफ 3 प्लस लैम्डा है ना, और यहाँ से पास आने वाला है 2, फिर इधर आ जाएगा अपन के पास 1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा मेरे पास माइनस लैम्डा। जब तुम इसकी वैल्यूज फाइंड करोगे तो तुम्हारे पास लैम्डा की कुछ वैल्यूज आएंगी। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि लैम्डा की कितनी वैल्यूज आई हैं। ठीक है, लैम्डा की सिंगल टर्म मतलब एक वैल्यूज आई है, लैम्डा की 2 से ज्यादा आ रही है, 2 आ रही है, या फिर लैम्डा की वैल्यूज ही पॉसिबल नहीं है, ये अपन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। देखो लगातार अपन के पास जेई 2011 का क्वेश्चन, लगातार अपने पास इसके ऊपर ही क्वेश्चन आए हैं, लीनियर इक्वेशंस के ऊपर। मैं बता चुका था ना कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो हम देख रहे होगे कि इसमें अपन को क्या अक्ल लगानी है। अगर अपन को कंडीशन पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ से यार यही सब आसान चीजें रहती हैं। अब क्या दिया हुआ है, इफ द ट्रिवियल सोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन, ये जो ओनली वर्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से इस लाइन का, इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो ट्रिवियल सोल्यूशन दोनों केस में पॉसिबल होता है, जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 है और जब लैम्डा इक्वल टू 0 है। क्योंकि इस वाले केस में यहाँ से ये दे देता है अपन को यूनिक, इस वाले में केस में दे देता है यहाँ से ये इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट, और मेरे पास यहाँ से ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी देता है। बट इसने अपन से क्या बोला है, इसने अपन से बोला है कि केवल और केवल ओनली सोल्यूशन, इट इज द ओनली सोल्यूशन, मतलब जो ट्रिवियल सोल्यूशन है वो अकेला ही है। मतलब ये वाला कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन पॉसिबल होती तो इसमें तो नॉन ट्रिवियल भी साथ में आ रहा है ना। उसने बोला नहीं, मुझे तो भैया केवल और केवल ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। अगर ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए तो क्या मैं डिटरमिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 प्रूफ कर दूं? मतलब डिटरमिनेंट इसका क्या आने वाला है, ये आने का मेरे पास 1 माइनस के 1 3 1 माइनस 1 के 3 माइनस के। दिस डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ के की वैल्यूज आएंगी जिसको 0 के बराबर नहीं होना पड़ेगा, तो अपन को उन वैल्यूज को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ये दिख रहा है माइनस टाइम्स अपन कर रहे हैं कोई सेट को, वो सेट मतलब वो वाले अपन एलिमेंट्स हटा रहे हैं कि वो वाले एलिमेंट्स आने नहीं चाहिए। बाकी कुछ भी आ सकता है भैया, बाकी कुछ भी आ सकता है, बस ये वाले एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। बात समझ में आ रही है? आसान होते हैं क्वेश्चन काफी यहाँ से डिटरमिनेंट के, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ से ये वन ऑफ द मोस्ट क्या बोल सकते हैं इसको, आसान टॉपिक्स में से आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से क्या दिया हुआ है, कंसीडर द लीनियर इक्वेशंस दिस, है ना, द सिस्टम हैज कितने सोल्यूशन। सबसे पहले कोई भी अगर अपन को फाइंड करना हो कि एक सोल्यूशन है, 0 सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, सबसे पहले अपन को कैलकुलेट करनी पड़ती है डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो क्या आने वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 2 1 3 5 2 2 3 1। सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि अगर इसकी फॉर एग्जांपल अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 0 तो अपन को दो केस चेक करने पड़ेंगे। क्या कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, अगर मेरे पास यहां से तीनों 0 हो गए तो ये तो अपन को पता है कि यार यहां से इनफाइनाइट सोल्यूशन है। बट अगर मेरे पास यहां से कोई भी एक एनी वन ऑफ देम, है ना, देम कौन सा है, यहां से ये एनी वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, तो अपन ने केस सीख रखा है अगर कोई भी नॉन जीरो है तो इसमें यहां से मेरे पास आ जाएगा नो सोल्यूशन। बट वहीं पर अपन ने एक और बात सीख रखी थी कि अगर मेरे पास लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 0 है फिर तो केवल और केवल यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस अपन को सीधे सीधे याद होनी चाहिए और अपन यहां से लगा सकते हैं। तो बस अपन को इतना सही करना है, लैम्डा की वैल्यू चेक करो, फिर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड की वैल्यू चेक करो। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेई 2009 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, टू बी ऑनेस्ट अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपन को इन्होंने बताऊं खुद ही हिंट दे दी। खुद ही हिंट क्या दे दी इन्होंने? सबसे पहले बोला कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी सच दैट बी इंटू ए प्लस सी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, कोई फायदा नहीं उससे। अब उन्होंने बोला है पहला डिटर्मिनेंट प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। पहले ही की बात समझ में आ गई कि दोनों अपोजिट साइन में। अपोजिट साइन मतलब जब ये ऐसा कुछ केस बनेगा कि x प्लस माइनस टाइम्स ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0, मतलब ये वाले डिटर्मिनेंट को अपन को कुछ भी तरीके से इसके फॉर्मेट में लाना है।
कुछ भी तरीके से अगर मैं इसके फॉर्मेट में ला गया तो बस अपन का काम बन गया। ओके, कुछ भी फॉर्मेट में अपन को इस फॉर्मेट में लाना है, ला के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे यार यहाँ से मैं बताऊँ क्या सोच रहा हूँ। मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि -1 की पावर n इस वाले जो लास्ट वाली रो है इससे कॉमन निकालूं, क्योंकि -1 की पावर n सब में ही है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर, अभी अपन पहले वाले डिटरमिनेंट को छोड़ दो, तो मैं यहाँ से केवल और केवल दूसरे वाले डिटरमिनेंट पे ध्यान दो। क्या मैं -1 की पावर n को अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या मेरे पास यहाँ से ये कुछ बन जाएगा, a+1 b+1 c-1, फिर a-1 b-1 और यहाँ से c+1। जो बाकी रोज रहेंगी वो तो ऑफकोर्स कॉन्स्टेंट ही रहेंगी। अब ये देखो, -1 की पावर n+2 में से अगर मैं -1 की पावर n ले लूंगा तो क्या बचेगा, ऑफकोर्स 1। क्यों, -1 की पावर n+2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, -1 की पावर n इंटू -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 1। तो क्या मैं इसको -1 का कॉमन n इंटू 1 ले सकता हूं, और -1 की पावर n तो मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a। इसमें क्या बचेगा, इसमें मेरे पास बचेगा -b। क्यों, -1 की पावर में n+1 को क्या मैं लिख सकता हूं, -1 की पावर n इंटू -1। तो वही -1 की पावर n कॉमन ले लिया तो बचेगा -1, और -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये मैंने लिख दिया c। ओके, समझ में आ रही है बात। अब तुम यहां से ये देखो कि इन्होंने क्या करा है, अब ये थोड़ा थोड़ा इसके जैसी शक्ल में तो लेने लग गया है, मतलब इसके जैसा कुछ दिखने लग गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे अपन का एलिमेंट है a-b c, ये भी लिखा हुआ है a-b c। बट प्रॉब्लम ये है कि यार मतलब अपन को कुछ ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, या कुछ अपन को रोज या वो कुछ इंटरचेंज तो करनी पड़ेगी, तब जाके ऐसा पॉसिबल है। तो क्या मैं ऐसा कर दूं कि मैं C1 सॉरी मैं R1 और मैं R3 को इंटरचेंज कर दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है मैं R1 और R3 को इंटरचेंज कर दूं और एक माइनस साइन आ जाएगा, तो मैं माइनस को मैं क्या, एक माइनस साइन उधर चले जाएगा। तो ये देखो, -1 की पावर n इंटू -1। क्यों भैया, क्यों भैया, क्योंकि अपन ने एक -1 मतलब रोज इंटरचेंज करनी तो आएगा ही। तो मैंने अभी करा है R1 और R3 को इंटरचेंज। तो R1 आ जाएगा a-b c, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से a+1 b+1 और यहाँ से आ जाएगा c-1, और यहाँ से ये तो कांस्टेंट ही रहेगा a-1 b-1 और यहाँ से c+1। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार यहाँ से इसके जैसा दिखने लग गया है। क्यों ना मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ। ट्रांसपोज लेने से क्या फायदा होने वाला है, ट्रांसपोज लेने से फायदा ये होगा कि a-b जो c है ये अपन के रो में है, ये अपन के कॉलम में आ जाएगा, और यहाँ पे भी तो अपन को कॉलम में ही दे रखा है। क्या ये वाली बात समझ में आई? तो मैं इसको लिख देता हूँ -1 की पावर में n+1। क्यों, क्योंकि यहाँ से -1 की भी तो एक पावर गई है। ट्रांसपोज ले लिया तो ये मेरे पास आ जाएगा a-b c। इधर मेरे पास आने वाला है a-1 b-1 और यहाँ से c+1। सिमिलरली इसमें आ जाने वाला है a+1 b+1 और यहाँ से c-1। हल्का हल्का उसके जैसा दिखने तो लग गया है, बस इसमें रोज इंटरचेंज है। तो क्या मैं यहाँ पे इसको और इसको इंटरचेंज कर दूं, क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ? एक मिनट, थोड़ा सा शीट कम पड़ रही है, अपन यहाँ पे साइड में इसको कंटिन्यू करते हैं। अब क्या मैं इसको इंटरचेंज कर दूं और मुझे वापस से -1 बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको यहाँ से ये लिख सकता हूँ -1 की पावर में n+2। क्यों, मैं रोज इंटरचेंज कर रहा हूँ, कौन सी सॉरी रोज नहीं, कॉलम्स इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि C2 और C3 इंटरचेंज हो जाओ। C2 और C3 इंटरचेंज हो जाओ मतलब बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब a-b c, और इधर मेरे पास आने वाला है a+1 b+1 c-1, और इधर मेरे पास आने वाला है a-1 b-1 c+1। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, क्या 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 आई है खुशखबरी? देखो, जो पहला वाला डिटर्मिनेंट है और ये वाला डिटर्मिनेंट है, ये अपन का बराबर हो चुका है। क्या ये वाली बात कुछ समझ में आई? देखो बराबर हो चुका है। अब बात ये आती है कि बस मुझे यहां से इतने वाले टर्म को नेगेटिव प्रूफ करना है, क्योंकि तुम इसको ऐसे समझो कि चलो इसको अगर अपन रिड्यूस करें, अगर मान लो इस डिटरमिनेंट को मैं कुछ मान लेता हूं x, तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है x प्लस -1 की पावर में n+2 टाइम्स x। अगर मैं इतने वाले पार्ट को -1 प्रूफ कर दूं तो बस x माइनस एक्स 0, और मुझे यहां से यही तो कंडीशन दे रखी है। इसके लिए मुझे इतने वाले पार्ट को करना पड़ेगा नेगेटिव। इतने वाले पार्ट को अगर नेगेटिव करना पड़ेगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि n+2 को मुझे होना पड़ेगा ऑड, n+2 को मुझे होना पड़ेगा ऑड। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? क्यों, अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर ऑड होगी तो नेगेटिव बाहर निकलेगा, मैं भी तो ये चाहता हूं। अगर n+2 है ऑड तो क्या मैं ये बोल सकता हूं n है मेरे पास ऑड। क्या ये वाली, इसको अपन ऐसे सोच लेना कि भैया n+2 मतलब 7+2 ऑड है, तो 7 भी तो ऑड ही हुआ ना, क्योंकि ये तुम n की जगह लिख दो। 7+2 मतलब 7+2 मतलब
9 ऑड है तो 7 भी ऑड है, तो n मेरे पास क्या आने वाला है, ऑड। तो क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में, ये वाला जेई 2009 का था, और द वैल्यू ऑफ एन एनी ऑड इंटीजर इसका आंसर है। ठीक है, हाँ अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अपन को यहाँ से ये सब थोड़ा सोचना था कि भैया मैं -1 की पावर n को बाहर निकालूंगा। फिर दूसरा अपन का थोड़ा ट्विस्ट आ गया कि मुझे इतने वाले पार्ट को नेगेटिव करना पड़ेगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये थोड़ा सोचने लायक था, तो थोड़ा इन टाइप के क्वेश्चंस में अच्छा लगता है कि हाँ भैया अच्छा दिया। अगला क्वेश्चन आता है अपना जेई 2007। क्या क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों का यार, वापस से तुम्हें दिख रहा है 1 1 1 है, तो सबसे पहले 1 को एलिमिनेट करो, कुछ भी कर सकते हो तुम, या तो लगा सकते हो C1 को C1 माइनस C2, फिर कर सकते हो C2 को C2 माइनस C3, या फिर तुम यहाँ से ये भी कर सकते हो, और R1 को तुम कर सकते हो R1 माइनस R2, और साथ ही साथ कर सकते हो R2 को मेरे पास R2 माइनस R3। कुछ भी कर लो, क्या करना है, चलो अपन क्या करें, चलो अपन यहाँ से रोज वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो ये क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 0, यहाँ पे आने वाला है 0, यहाँ पे आने वाला है 1, यहाँ पे आने वाला है -x, यहाँ पे आने वाला है x, यहाँ पे आने वाला है 1, यहाँ पे आने वाला है 0, यहाँ पे आने वाला है -y, और यहाँ आने वाला है 1 प्लस y। अब पहली बात, सारा तो भैया रिड्यूस हो चुका है, जीरो, इतने सारे जीरो हैं, तो फिर तो तुम इसको आराम से ओपन कर ही सकते हो, और फिर तुम देख सकते हो कि आखिरी का कौन सा टर्म है, उससे समझ में आ जाएगा कि भैया आखिरी के में x बच रहा है, y बच रहा है, या फिर xy बच रहा है। ठीक है, ये सब तो तुम देख ही सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, जेई 2005 का, क्या दिया हुआ है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन इफ नो सॉल्यूशंस। सबसे पहली बात यहां से ये है अपन के पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में अगर मुझे नो सोल्यूशन चाहिए होता है, तो मुझे डिटर्मिनेंट को सबसे पहले तो यार डेल्टा इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना होता है, और फिर एनी वन ऑफ देम, कौन, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड को अपन को 0 प्रूफ नहीं होता, मतलब कोई ना कोई एक 0 नहीं होना चाहिए। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0 से, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका आंसर नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आया -2,1, डेल्टा इज इक्वल टू 0 से अल्फा की वैल्यू आई फॉर एग्जाम्पल -2,1। ये अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, मेरा कंसेप्ट समझाना मेन काम है, ये समझाना मेन काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आ गया मेरे पास यहाँ से, है ना, अल्फा इज इक्वल टू -2 और अल्फा इज इक्वल टू 1। अब बच्चे इस पर टिक लगा के आ जाएंगे, है ना, कि भैया अरे सीधा अल्फा आ गया -2 1, टिक लगा के आ जाओ। बट एक यहाँ से ये लोग चीज ही चेक नहीं करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1 को एक बार इक्वेशन में पुट करके देखना जरा। अल्फा इज इक्वल टू 1 को जब तुम यहाँ पे पुट करोगे तीनों इक्वेशन में, सबसे पहले तो RHS हो जाएगा 0, क्यों, अल्फा -1 तीनों में कॉमन है, तो वो हो जाएगा 0। अब अल्फा को तुम LHS की सारी इक्वेशंस में पुट करो, क्या आने वाला है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये क्या है, मतलब ये तो, मतलब ये तो E की इक्वेशन को तुमने 3 बार लिख दिया ना, है ना, तो अपन के पास अल्फा, ये जो अल्फा इज इक्वल टू 1 है, ये आंसर थोड़ी ना। तो ये चेक कर लिया करो कि भाई, जो अभी अपन ने शायद थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन देखा था जिसमें अपन की वैल्यू तो आ रही थी, बट अपन को पुट करके देखना पड़ रहा था कि अच्छा यार यहाँ से ये वाला केस भी हटाना पड़ेगा। तो सिमिलरली अल्फा इज इक्वल टू 1 का केस अपन को हटाना पड़ा, क्योंकि यार ये तो तीनों इक्वेशन ही सेम हो गई ना, तीनों इक्वेशन ही सेम हो गई, तो फिर तो इसका सोल्यूशन ही आ गया, क्यों, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, सोल्यूशन ही आ गया इसका यहाँ से। तो अपन को यहाँ से ये वाली एक बात याद रखनी है, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तीनों इक्वेशंस बराबर, तीनों इक्वेशंस बराबर, फिर तो क्वेश्चन का ही मतलब नहीं हुआ, क्वेश्चन का ही मतलब नहीं हुआ ना। तुम यहाँ से ये वाली बात सोचो, और ये एग्जांपल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि -2,1 ही आएगी अल्फा की वैल्यू, आ सकती है, मैं एक तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या ये वाली बात समझ में आई? चलते हैं अपन कुछ थोड़े और क्वेश्चंस पे। ओहो, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। काफी अजीब सा दिख रहा है, लेकिन इन्होंने यहाँ से एक ये अच्छी कंडीशन दे रखी है, a² + b² + c² इज इक्वल टू -2। ओके, अब उन्होंने बोल रखा है देन fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इतनी बड़ी डिग्री है, ठीक है, डिग्री तो हमें पता है पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। तो इसको अपन रिड्यूस कैसे करें? क्या मैं इसको, तुम इसको ऐसे सोचो, यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। अब तुम ये मत सोचो x कॉमन निकालूं, x कॉमन निकल भी नहीं सकता है ना, क्योंकि यहाँ से पूरे ब्रैकेट में x है यहाँ से, और यहाँ पे नहीं है। बट अगर मैं ऐसा करूं, सुनो, अगर मैं ऐसा करूं को C1 को मैं रिप्लेस कर दूं C1 + C2 + C3 से, तो मुझे कुछ अच्छी बात दिख रही है, ट्राई करें, करके देखते हैं। ये मेरे पास आने वाला है 1 + a² + b² + 1 + 1। कैसे आया यहाँ से 1 + a² + 1 + b² + 1 + c², 1 + 1, है ना। अब अपन इसको नीचे भी सिमिलरली ये आएगा, तो अब अपन इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं, a² + b² प्लस, सॉरी यहाँ पे c² लिखना मैं भूल गया, +c² + c² + 2 लिख देते हैं यहाँ से 1 + 1। सिमिलरली 1 + a² + b²
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। ओके, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट ही रहेंगी। ये आने वाला है 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ये आने वाला है 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये आने वाला है 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, ये आने वाला है 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, ये आने वाला है 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, और ये आने वाला है 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से ये वाली बात देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 होता है, इज इक्वल टू माइनस, अरे हाँ अपन एक बात यहाँ से ये भूल गए, ये एक्स भी तो है, दिस इज -2 होता है, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 ये कट नहीं जाएगा? क्या ये कट नहीं जाएगा? सिमिलरली ये नहीं कट जाएगा, सिमिलरली ये नहीं कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से 1 1 1 1 1 1 बचा। तो मैं क्या यहाँ से ये नहीं लगा सकता हूँ कि R1 को मैं रिप्लेस कर दूँ R1 माइनस R2 से, और मैं R2 को रिप्लेस कर दूँ R2 माइनस R3 से? क्या मैं ऐसा कर दूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे 0 0 क्रिएट हो जाए, सॉरी 0 यहाँ पे और 0 यहाँ पे नहीं, 0 अगर क्रिएट हो गए तो फिर तो अपन का काम ही बंद हो जाए, काम ही आसान हो जाएगा। एक और ज़्यादा अच्छा तरीका यहाँ से ये है, तुम R1 को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब R1 को R1 माइनस R3 करो। क्यों? क्योंकि यार यहाँ से इतना बोला जो पूरा टर्म है ये इससे कट जाएगा और अपन का 0 भी क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ से? तो फायदा हो जाएगा यहाँ से। इसके आगे तो तुम खुद ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इंपॉर्टेंट बात थी यार यहाँ से इसको पहचानना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 को अपन कैसे यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्या ये वाली बात समझ में? आगे तो सॉल्व कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये आया जेई 2005 में। ठीक है भैया, इसमें अपन को थोड़ी एक लॉग की एक आध प्रॉपर्टी लगेंगी जो कि देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? इफ a1 a2 a3 an are in gp then the determinant this is equal to, ओके, determinant this is equal to, जो उन्होंने बोला वो लिख के देखते हैं। इन्होंने बोला है an, पहले मैं ले लेता हूँ कि an इज इक्वल टू ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए आर होगा। क्यों? जीपी में है तो अपन को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली ए एन प्लस 2 कितना होगा? ये होने वाला है मेरे पास यहाँ से ए आर स्क्वायर। सिमिलरली ए एन प्लस 3 ए एन प्लस 4 ए एन प्लस 6, एक बार मैं इसको डिटर्मिनेंट में पुट करके देखता हूँ कि वैल्यू क्या आती है। इसकी वैल्यू आती है लॉग ए एन, है ना? सुनो सुनो सुनो, ये मेरे पास आने वाला है, सबसे पहली बात तो यहाँ से ये मेरे पास आने वाला है लॉग ए, इधर कितना आने वाला है मेरे पास यहाँ से लॉग ए आर, इधर आने वाला है लॉग ए आर स्क्वायर, फिर आने वाला है मेरे पास यहाँ से लॉग ए आर क्यूब। सिमिलरली यहाँ से है ना, एक एक पावर बढ़ती जाएगी। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं लॉग ए आर की पावर 4, लॉग ए आर की पावर 5, लॉग ए आर की पावर 6, लॉग ए आर की पावर, ये अपन को करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये केवल समझाने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ कि भैया आसान है यहाँ से, ताकि अपन को आराम से विजुलाइज हो सके। ए आर की पावर 8। अब अपन को यहाँ पे अपन ने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी? कि लॉग ए माइनस लॉग बी विल बी इक्वल टू लॉग ए बाय बी। क्या अपन ने यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी करी थी याद? बिल्कुल करी थी याद। तो क्या मैं यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लूँ C3 को C3 माइनस C2, साथ ही साथ मैं यहाँ से ये लगा देता हूँ C2 को C2 माइनस C1। क्या मैं यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अपन के पास क्या आने वाला है? लॉग ए आर क्यूब जो कि कांस्टेंट होने वाला है, और यहाँ से ये आने वाला है लॉग ए आर की पावर 6। अब C2 क्या आने वाला है? C2 माइनस C1, मतलब ये मेरे पास आने वाला है लॉग ए आर बाय ए, ये आने वाला है लॉग ए आर की पावर 4 बाय ए आर क्यूब, ये आने वाला है लॉग ए आर की पावर 7 अपॉन ए आर की पावर 6। सिमिलरली आ जाएगा लॉग ए आर स्क्वायर बाय ए आर, ये आने वाला है लॉग ए आर की पावर 5 बाय ए आर की पावर 4। फिर ये आ जाने वाला है लॉग ए आर की पावर 8 बाय ए आर की, वैसे बताऊँ ये इतना लंबा नहीं है, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब तुम खुद सोचो, यहाँ से कुछ चीज़ें दिख रही है कटते हुए, ए से ए काटा, ए से ए काटा, ए से ए काटा, आर की पावर 6 से एक आर गया, आर की पावर 3 से ये वाला आर गया, ये एक आर बचा, ए से ए काटा, ए से ए काटा, ए से ए काटा, और आर की पावर 7 ने इसको काट डाला तो ये बचा आर, यहाँ से आर की पावर 4 ने इसको काट डाला, आर की पावर 4 ने इसको काट डाला। तो क्या तुम्हें अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं? यहाँ पे क्या बचा है? लॉग आर। ये क्या दिख रहा है तुम्हें? लॉग आर। ये क्या दिख रहा है? लॉग आर। ये क्या दिख रहा है? लॉग आर, लॉग आर, लॉग आर। तो कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या फिर दो कॉलम सेम होती है तो क्या उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है? तो बस प्रूफ हो गया जीरो। बस अपन को यहाँ से यही पहचानना था कि भाई अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा आपस में, तुम खुद सोचो ना, यहाँ से ये सारे जो ए वाले टर्म्स है वो तो कट जाएंगे, जो आर की पावर है वो उसका कॉमन रेशियो बचा रहेगा, और अपन की यहाँ से जो C2 है और अपन के पास जो C3 है वो कॉमन आ जाएगी, और अपन के पास यहाँ पे काम भी आसान हो जाएगा। 2004 में वापस से यार यहाँ से वही अपन का काट लिया गया, मतलब आसान क्वेश्चन देखे, सेम क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, सिमिलर एज अबव।
क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऊपर वाले जैसे ही क्वेश्चन है। अब अपन का अगला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं ये लोग? ओके, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन, ठीक है, हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन देन एबीसी इज। ओके, सबसे पहले अपन को यहां से ये सोचना है कि अपन को डेल्टा इज इक्वल टू जीरो पुट करना है या फिर डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो पुट करना है। देखो, डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू अगर मैंने जीरो पुट करा तो ये दे देगा यूनिक सोल्यूशन, बट मैं इसका यूनिक सोल्यूशन फाइंड कैसे कर सकता हूं? क्योंकि जो अपन के पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं ए बी सी, मुझे ए बी सी की तो वैल्यू पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इस इक्वेशन की कोई एक वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकता हूं। और इन्होंने खुद से बोल रखा है कि इसका सोल्यूशन है, इन्होंने ये कभी नहीं बोला कि एक ही सोल्यूशन है, इन्होंने बस ये बोल रखा है नॉन जीरो सोल्यूशन है। सोल्यूशन 1 लाख हो सकते हैं, बट उसमें से कोई भी जीरो का आंसर नहीं होने वाला है। तो बस अपन ये वाला कंडीशन लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एबीसी कॉन्स्टेंट्स है, मतलब एबीसी वेरिएबल्स है, तो अपन को पता ही नहीं उनकी वैल्यू क्या है, तो अपन को डिटरमिनेट करना पड़ेगा जीरो। अगर डिटरमिनेट करना पड़ेगा जीरो, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 2a 1 3b और यहाँ से आ जाएगी शायद 1 4c। और अपन को फिर यहाँ से मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि इसको तुम लगा सकते हो R1 को R1 माइनस R2, और साथ ही साथ तुम R2 को लगा सकते हो R2 माइनस R3, और इसके साथ तुम्हारे सारे इसके हो जाएंगे सॉल्व। देखते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो, अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे केवल तुम्हें दो चीजें बात याद होनी चाहिए। पहली बात, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। क्यों? ओमेगा क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। साथ ही साथ 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n शुड बी इक्वल टू 0 फॉर n नॉट इक्वल टू 3। ये अपन ने प्रॉपर्टी याद करी थी, और अपन ने यहाँ से ये वाली कुछ क्वेश्चंस में भी यूज करी थी। तो क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n शुड बी इक्वल टू 0। शायद क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया अब तो। एक मिनट, ये क्या लाइन आ गई? हाँ, अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। क्यों? क्या मैं इसको लगा सकता हूँ R1 को R1 प्लस R2 प्लस, क्या हो रहा है? ये अटक गया थोड़ा सा, एक मिनट, इसको इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो पहला एलिमेंट, अब सब कुछ मन में सोचो, पहला एलिमेंट क्या होने वाला है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 0। ये वाला, इस वाले कॉलम का पहला एलिमेंट क्या बनेगा? 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये होने वाला है 0। ये वाला वापस से क्या बनने वाला है? 0। इनको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही रहने दो। कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम 0 होती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू ही 0 होती है। क्या ये वाली बात अपन को पता है? हाँ, बिल्कुल पता है। आसान था, आसान था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें अपन की 2-3 प्रॉपर्टीज लग रही हैं बेसिकली, है ना। पढ़ के देखते हैं ऐसे क्या है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? एल एम एन आर पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म्स ऑफ अ जीपी ऑल पॉजिटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। देन लॉग एल लॉग एम, और यहां से अपन को कुछ उल्टा सीधा यहां से ये देखा है। सबसे पहले एल इज द पीएथ टर्म, है ना, एल इज द पीएथ टर्म, एम इज द क्यूएथ टर्म, और एन इज द आरएथ टर्म। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? एल इज इक्वल टू ए एक्स की पावर में पी माइनस 1। एक्स मेरे पास क्या होने वाला है? एक्स मेरे पास होने वाला है कॉमन रेशियो। अब इसमें अपन यार यहाँ से जनरली आर को लेते हैं ना कॉमन रेशियो, बट यहाँ पे इन्होंने बताऊँ पहले से आर ले लिया, तो अपन यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये अपन के पास आने वाला है कॉमन रेशियो, और ए अपन ने कोई जनरल ले लिया। तो अपन को ये वाली बात तो समझ में आ गई कि ए एक्स की पावर पी माइनस 1, ए एक्स की पावर क्यू माइनस 1, ए एक्स की पावर आर माइनस 1। बस इतना इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से अपन का क्वेश्चन खत्म। कैसे? इन्होंने क्या बोल रखा है? लॉग एल। तो क्या मैं एक बार लॉग एल की वैल्यू कैलकुलेट करके देखूं? लॉग एल होने वाला है मेरे पास यहाँ से लॉग ए प्लस पी माइनस 1 टाइम्स लॉग एक्स। क्यों भैया? मैंने यहाँ से प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से लॉग ए प्लस लॉग एक्स की पावर में पी माइनस 1। बट मैंने लॉग की प्रॉपर्टी में ये भी पढ़ा है कि अगर इसका पावर में हो तो इसको मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, तो यही मैंने लिख दिया। बात समझ में आई? वापस से अपन लिख देते हैं यहाँ से लॉग एम आने वाला है मेरे पास यहाँ से ये लॉग ए प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स लॉग एक्स। फिर लॉग एन आने वाला है मेरे पास यहाँ से लॉग ए प्लस आर माइनस 1 टाइम्स लॉग एक्स। अब क्या मैं इसको इक्वेशंस में पुट कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होने वाला है। कहाँ गया कलर? ये रहा। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन में पुट करते हैं। ये आने वाला है मेरे पास यहाँ से लॉग ए प्लस पी माइनस 1 टाइम्स लॉग एक्स। यहाँ से वाला है मेरे पास यहाँ से लॉग ए प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स लॉग एक्स। फिर यहाँ से आने वाला है मेरे पास लॉग ए प्लस आर माइनस 1 टाइम्स लॉग एक्स। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाला है? पी क्यू आर 1 1 1। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? हाँ, अपन ने यहाँ तक देख लिया। अब इसके बाद अपन यहाँ से ये देखते हैं कि मुझे यहाँ पे ये पहला वाला जो टर्म है,
यार ये तो मुझे सम के उसमें दिख रहा है, और सम के उसमें मैंने यहाँ से यार ये वाली बात सीख रखी है कि तोड़ने वाली प्रॉपर्टी तो भैया काम आ ही जाती है बहुत बार, है ना। क्या भैया यहाँ पे काम आने वाली है यहाँ से तोड़ने वाली प्रॉपर्टी, तो क्या ये वाली बात यहाँ पे समझ में आ रही है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे तोड़ने वाली प्रॉपर्टी है। तो क्या मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ लॉग ए लॉग ए लॉग ए, है ना। हाँ, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू आर 111, है ना। हाँ, प्लस प्लस मेरे पास आ जाएगा यहाँ से p माइनस 1 टाइम्स लॉग एक्स, सिमिलरली q माइनस 1 टाइम्स लॉग एक्स, फिर यहाँ से आ जाएगा r माइनस 1 टाइम्स लॉग एक्स, और फिर सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा मेरे पास यहाँ से p q r 111। क्या ये वाली बात समझ में आ गई। बट ये डिटर्मिनेंट तो जीरो है ना, क्यों, जो अपन का कॉलम 1 है और कॉलम 3 है वो मेरे पास यहाँ से बराबर है, और मैंने सीख रखा है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट या कोई भी कोई भी डिटर्मिनेंट, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम सेम हो जाती है मतलब, है ना, तो उसका आंसर जीरो होता है। तो क्या मैं ये वाली बात सीख सकता हूं। अब अपन के पास यहाँ से यार ये वाली बात आती है कि क्या अब अपन को इस वाले डिटर्मिनेंट का क्या करना है। इस वाले डिटर्मिनेंट में मुझे बताओ एक चीज अच्छी लग रही है कि अगर मैंने कॉलम टू को लॉग एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ काम बन सकता है, कुछ काम बन सकता है का मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं C1 को C1 माइनस लॉग एक्स इंटू C2। इससे फायदा क्या होगा, P बन जाएगा P log x, और P log x से P log x कट जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ये मेरे पास बन जाएगा P माइनस 1 log x माइनस P log x, फिर सिमिलरली Q माइनस 1 log x, ये मेरे पास बन जाएगा माइनस Q log x, फिर सिमिलरली ये बन जाएगा R माइनस 1 log x, और ये मेरे पास बन जाएगा माइनस R log x, और बाकी तो कांस्टेंट है P Q R 111। अब अपन को यहाँ से ये वाली बात समझ में आ चुकी कि P माइनस 1 log x तो कट जाएगा, यहाँ से ये वाला कटा पार्ट, यहाँ से ये वाला पार्ट कटा, ये वाला कटा, ये वाला कटा, ये वाला कटा, ये वाला कटा, और यहाँ से पास वैल्यू कितनी आ चुकी है माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन। वापस से अगर अपन ने माइनस वन बाहर निकाल दिया इससे तो ये वाला क्या बन जाएगा, है ना, ये वाला मेरे पास यहाँ से क्या बन जाएगा 111 P Q R 111। वापस से यार यहाँ से अपन की दो रो सेम, दो रो या फिर दो कॉलम अगर मेरे पास यहाँ से सेम हो तो आंसर जीरो होता है, और इस वाले में तो C1 और C3 वापस से सेम है। तो क्या ये वाली बात समझ में आ गई कि अपन के पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था मतलब, क्योंकि पहली बात तो अपन को इसको ये लिखना था, मतलब इसको अपन को इस फॉर्मेट में लिखना था, उसके बाद अपन को इसको ये करना आना चाहिए जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आता ही है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये तोड़ने वाली प्रॉपर्टी थी कि इसको अपन दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ पाएं और फिर अपन इसको समझ पाएं। क्या ये वाली बात समझ में आ गई। और इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है मेरे पास यहाँ से जीरो। ठीक है, और यहाँ से अपन के यार खत्म होते हैं जेई के क्वेश्चंस। अपन ने काफी अच्छी प्रैक्टिस कर ली आई गेस, और तुम देख सकते हो कि अपन ने जितने भी कंसेप्ट सीखे उससे अपन से आसानी से सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और डिटरमिनेंट टू बी ऑनेस्ट इतना ही चैप्टर होता है, मतलब ज्यादा टफ नहीं होता है। अगर अपन को प्रॉपर्टीज याद है तो हो जाएगा चैप्टर, अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो प्रॉब्लम आने वाली है, मतलब फिर नहीं बनेगा। जैसे लीनियर इक्वेशंस वाले हैं, अगर तुम्हें यहाँ से यही नहीं पता कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कैसे कहते हैं तो तुम फाइंड तो कर ही नहीं सकते हो ना। तो यहाँ से ये वाली बात आती है, अगर तुम्हें याद है चीजें तो काफी आसान है तुम्हारे लिए, याद नहीं है तो फिर तो शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपन खत्म करते हैं इस चैप्टर को। अपन ने सारी चीजें कवर करी, इसमें अपन के बेसिक कंसेप्ट्स हो गए, अपन ने इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, फिर अपन ने प्रीवियस ईयर भी बहुत सारे कर लिए, तो इससे समझ में आ गया कि भैया अपन का अच्छा चल रहा है। तो अगला चैप्टर बेसिकली अपन शुरू करेंगे मैट्राइसेस। मैट्राइसेस इसलिए क्योंकि जैसे तुम ये समझो जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है तो दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है ना, मतलब कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी। सिमिलरली मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स के साथ होता है कि पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ाते हैं फिर मैट्राइसेस पढ़ाना ही है। ऐसा नहीं है कि डिटर्मिनेंट्स कोई मैट्राइसेस कोई डिस्क्रीट चैप्टर उसको बाद में पढ़ा, दोनों को साथ में पढ़ाता है। इसलिए अपन अगला शुरू करेंगे मैट्राइसेस, जो कि आसान होने वाला है, थोड़ा सा इससे टफ होगा बट आसान होता है यहाँ से। उसमें भी यहाँ से थोड़ी ज्यादा प्रॉपर्टीज रहेंगी, प्रॉपर्टीज याद होगा तो अपन से सारा काम बनने वाला है। सो कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें कैसा लगा। ये मेरा पहला चैप्टर था तो मेरे लिए थोड़ा स्पेशल होगा, पहला चैप्टर रहेगा, और मुझे पता चलेगा कि तुम लोग को कितना अच्छे से समझ में आया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।